क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बल और गति के 3 नियम। गति के बारे में अगर जानना हो तो 3 चीज़ें हम पहले ही हमें जानना पड़ेगा। एक है किसी भी वस्तु की स्थिति, उसका स्टेट, क्या वो रेस्ट पे है या वो मोशन में है, क्या वो स्थिर है या वो गतिशील है। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 है उसका वेग यानी कि वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला आपके पास है। और नंबर 3 है एक्सीलरेशन या उसका त्वरण। इन 3 चीज़ों का काफ़ी स्टडी इटली में 16वीं सदी में गैलीलियो गैलीली नाम के साइंटिस्ट ने किया था। और उनके बाद 18वीं, 17वीं और 18वीं सदी में आइजैक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने ब्रिटेन में किया था। और उन्होंने गति के बारे में कुछ नियम बनाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा फोर्स या बल, और उसके बाद लॉज ऑफ मोशन या गति के नियम। बल क्या है? किसी भी वस्तु जो अस्थिर है उसको अगर हम चलाना चाहते हैं, या कोई गतिशील वस्तु हो उसको हम रोकना चाहते हैं, या हम उसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? या तो हम उसे पुश करेंगे, या हम उसे पुल करेंगे, या हम उसे थोड़ा सा धक्का लगाएंगे, ठोकर लगाएंगे। तो ये जो 3 क्रियाएं हैं, इन 3 क्रियाओं को लेकर बनता है बल यानी कि फोर्स। और फोर्स का SI यूनिट है न्यूटन, और इसको हम N से दर्शाते हैं। इस पिक्चर को देखो, आपने स्कूल में ये वाला गेम तो किया ही होगा, टग ऑफ वॉर। पहले वाले पिक्चर में देखो, यहाँ आप देखोगे टग ऑफ वॉर कर रहे हैं। पहले पिक्चर में हम देख रहे हैं कि दोनों साइड पे इक्वल बल है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो जब इक्वल बल ऑपोजिट डायरेक्शंस में रहती हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। इनका जो सम होता है, योग होता है, वो होता है 0। इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स या संतुलित बल। सेकंड पिक्चर में देखो, एक साइड में 400 न्यूटन हो गया, दूसरे पे 300 है। जिस साइड पे ज़्यादा फोर्स है, हमारी मूवमेंट, मोशन उसी दिशा में होने लगती है। तो इसको हम कहते हैं असंतुलित बल और अनबैलेंस्ड फोर्स। मोशन के लिए ज़रूरी है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो एक और बार हम देख लेते हैं, बल क्या है? किसी भी चीज़ की स्थिति को बदलने के लिए, हिलाने के लिए, या उसे रोकने के लिए, या दिशा परिवर्तन करने के लिए हम बल का इस्तेमाल करते हैं। बल असंतुलित होता है और बल संतुलित होता है। संतुलित में नो मूवमेंट, असंतुलित में मूवमेंट होता है, और जिस डायरेक्शन में ज़्यादा बल है उस साइड में मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। अब बल देखेंगे तो उसके साथ हमें रेजिस्टेंस या घर्षण भी देखना पड़ेगा। इस पिक्चर को देखो, ये बच्चा बॉक्स को तो धकेल रहा है, पर बॉक्स हिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि ऊपर से वो फोर्स डाल रहा है, पर नीचे से जमीन और बॉक्स के बीच में जो घर्षण हो रहा है उसका ऑपोजिट फोर्स हो रहा है। और जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं तो संतुलित बल, इसलिए वो हिल नहीं रहा है। जब बच्चा जोर से धक्का लगाएगा तो उसके धक्के का जो बल है वो ज़्यादा हो जाएगा, ना कि जमीन के बल से। तब वो बॉक्स जिस दिशा में उसने बल का प्रयोग किया है उस दिशा में चलना शुरू हो जाएगा। तो इसको भी बल के साथ साथ आप घर्षण को भी जरूर याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइजैक न्यूटन ने इन सब चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया, और स्टडी करके उन्होंने गति के 3 नियम बताए। इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम गति के पहले नियम और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और कॉन्स्टेंट मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। प्रत्येक वस्तु अपनी मूल स्थिति, चाहे वो रेस्ट हो, स्थिर स्थिति हो, या वो एक समान गति हो, इसमें रहती है जब तक कि न कोई बाहरी फोर्स, कोई बाहरी बल उसको अन्यथा कार्य करने में बाध्य करता है। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल, सपोज आप सोचते हो कि आपने एक कप चाय ली, ठीक है, उस चाय को अपनी टेबल पे रख दी, फिर आप घर से निकल गए ताला लगाकर। 2 घंटे बाद आप वापस आते हो तो आप देखोगे चाय बिल्कुल उसी पोजीशन में है। क्यों है? क्योंकि आपने उसे रेस्ट पे छोड़ दिया था, वो अपने रेस्ट की स्थिति पे कंटिन्यू करता रहा। अगर आप चाय के प्याले को उठा लेते हो, दैट इज कोई बाहरी बल लगाते हो, तो उसकी स्थिति चेंज हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह किसी आप कार की ले लो, एक कार चलती जा रही है, ठीक है, 50 किलोमीटर के स्पीड पे। ये निरंतर चलती रहेगी 50 किलोमीटर के स्पीड पे, अनलेस आप ब्रेक लगाते हो। ब्रेक है बाहरी फोर्स। तो ये का जो व्हील घूम रहा था, व्हील रुक जाता है, और व्हील और जमीन के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, इससे कार रुक जाती है। तो आपने बाहरी फोर्स लगाया ना,
या आप इस कार को एक्सेलरेट करवाना चाहते हो, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर ले जाना चाहते हो, तो आप बाहरी फोर्स लगाते हो, एक्सेलरेटर दबाते हो, उससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इन दोनों से हमने देखा कि जब तक न बाहरी फोर्स लगे या तो वो स्थिर स्थिति में रहेगी या वो अपनी एक समान गति में चलती ही जाएगी। और इस स्थिति को, ये जो मूल स्थिति है, स्थिर या एक समान गति, इसको हम कहते हैं इनर्शिया या जड़त्व। और इसका नाप होता है उस बॉडी का मास। जितना मास है, जितना द्रव्यमान है, वही उसका इनर्शिया माना जाता है। हर वस्तु चाहते हैं कि वो अपनी मूल स्थिति बनाए रखे। जब हम उस मूल स्थिति से किसी की स्थिति बदल करते हैं तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। सपोज कोई बॉक्स एक रखा हुआ है किसी जगह पे, भारी सा एक बॉक्स, उसको हटाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, पर एक बार चलने लगे तो आपको उतना बल लगता नहीं है। या कुछ चल रही है, उसको रोकने के लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। यही है जड़त्व का कमाल, और इसी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोमेंटम। तो ये रहा हमारा फर्स्ट लॉ। अब हम आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पर, जो कहता है किसी भी वस्तु का जो वेग परिवर्तन होता है वो सीधे अनुपातिक होता है उस पर अप्लाइड जो फोर्स है, उस पर अप्लाइड जो बल है उसका। द रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। और ये जो रेट ऑफ एक्सेलरेशन की, त्वरण की दिशा, रेट ऑफ एक्सेलरेशन की दिशा है, वो अप्लाइड बल की दिशा की तरफ ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा एक गाड़ी स्टार्ट ले रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही है, तो लोग कहते हैं भैया आओ पीछे से धक्का लगाओ। तो 2-3 लोग पीछे से धक्का लगाते हैं, तो गाड़ी धीरे धीरे भर भर करते थोड़ा स्पीड बढ़ाती है, थोड़ा स्पीड बढ़ाती है, फिर तेजी से निकल जाती है। इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। कम स्पीड से स्पीड बढ़ाना, उससे और बढ़ाना, उससे और बढ़ाना। बल लगाया ना, बल की दिशा में वो गाड़ी चलने लगी, उस तरफ निकलने लगी। और इसका फॉर्मूला है F = m/a। F इज बल, फोर्स, m इज मास जो द्रव्यमान, और a है एक्सेलरेशन या त्वरण। इसको हम एक और तरीके से समझते हैं जिसको हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है? किसी भी द्रव्यमान में किसी एक पॉइंट पे कितना मोशन है, यही है मोमेंटम। किसी द्रव्यमान की किसी एक पॉइंट में कितनी गति है, दैट इज मोमेंटम। और चेंज ऑफ मोमेंटम को हम दिखाते हैं P से, और इसका फॉर्मूला होता है P = m/v। m इज मास द्रव्यमान और v इज वेलोसिटी या वेग। और देखो फॉर्मूला। तो बच्चों ये रहा आपका सेकंड लॉ। अब हम बढ़ते हैं थर्ड लॉ की तरफ, जो कहता है एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर बल का उतना ही इक्वल प्रतिबल होता है। बल और प्रतिबल दोनों पेयर्स में चलते हैं। हर फोर्सेस ऑपरेट इन पेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बॉल को जमीन पे मारो, देखोगे बॉल छलांग मार के फिर वापस आ जाती है ना? जितना जोर से आप मारोगे उतने जोर से ही वो वापस आती है। एक्शन और रिएक्शन। एक और चीज आप देखना कि जब आप बॉल को मारते हो जमीन पे, पहले तो 1-2 बार वो काफी तेजी से होती है, फिर वो धीरे 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 और फिर जमीन पे रेंगने लगती है। व्हाई? तो इसको समझने के लिए हम एक और टर्म देखेंगे जो है इम्पल्स यानी कि आवेग, और इसका फॉर्मूला है v/t। इम्पल्स का मतलब होता है कि ओवरऑल इफेक्ट ऑफ फोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक समय अवधि में फोर्स का इफेक्ट कैसे कैसे चेंज करता है, इसी को हम इम्पल्स कहते हैं। तो आपने देखा जब हमने बॉल को पहले मारा फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा था, जैसे टाइम बढ़ता गया फोर्स का इफेक्ट कम होता गया। तो ये रहे न्यूटन के 3 लॉज जो आपने अभी हमने इसको पढ़ा। तो इसका सारांश यहाँ पे है, इसको आप एक बार अच्छी तरह देख लेना और ज़रूर चैप्टर को इसके साथ पढ़ना। चैप्टर पढ़ो, वीडियो देखो, फिर से चैप्टर पढ़ो, या वीडियो देखो फिर चैप्टर पढ़ो, फिर से वीडियो देखो। किसी भी सीक्वेंस में आप इसको देख सकते हो। पूरा चैप्टर आपके मन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप फिर अपने शब्दों में अच्छे से अच्छे आंसर लिख देना और बढ़िया से बढ़िया नंबर लेके आना। और आप हमारे सब्सक्राइबर बन गए हो ना? नहीं बने तो आप सब्सक्राइब, ऑल बटन दोनों को दबा देना। ऑल दबाओगे तो हर हफ्ते आपके फ़ोन पर एक नया वीडियो जरूर पहुंच जाएगा। देखते रहो। क से कोशिश।